उसे देखकर टिम जैसे सब कुछ भूल गया। अपनी पहचान, अपना नाम, अब बस ये जगह है और इस जगह की दुर्दशा। उस अंधेरे साए ने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से अपना एक हाथ उठाकर टिम को इशारा सा किया, जैसे कुछ शुरू करने के लिए आदेश दे रहा हो। टिम मंत्रमुग्ध सा उसे तकता रहा और उसे पता ही ना चला कि कब उसने उस बच्चे के जल चुके अंगों से कुछ उठाकर अपने मुंह में भर लिया। उसने चबाना शुरू किया ही था कि टिम। जियाना ने उसके कंधे को जोर से हिलाया और टिम ने चौंक कर आंखें खोल दी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है और उसके मुंह से कांपती हुई गुर्राहट निकल रही है। तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? टिम उसे डराने के लिए नाटक नहीं कर रहा है, जब तक जियाना का दिमाग उसे ये बताता। जियाना भागो, भागो यहां से। उसने सर्द आवाज में कहा तो जियाना सिर से पांव तक कांप गई। उधर विवान बेचैनी से अपना सीना मलते हुए वॉश बेसिन पर झुक गया। उसके सीने में इससे पहले कभी इस तरह की जलन नहीं हुई थी। उसने जलन शांत करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही बोतल भरकर पानी पिया था और तब से उसे अपनी नली में कुछ अटका सा महसूस हो रहा है। पानी के साथ कुछ बार बार उसके गले तक वापस आ रहा है। इसे उगलने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो कहीं फंसा सा है। वो कोशिश करता रहा और आखिर दर्द और खून के साथ उसके गले से कोयले का एक टुकड़ा बाहर आया। विवान जब तक ये समझ पाता कि उसने उगला क्या है, तब तक तो जैसे कतार लग गई। विवान को सांस लेने का वक्त नहीं मिल रहा था। वो लगातार उल्टियों करता रहा और वॉश बेसिन में कोयले के कितने ही टुकड़े उसके खून के साथ गिरते रहे। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और उन्हें गौर से देखा। इन्हें देखकर उसे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि उस खंडर के बेसमेंट में खुदाई के दौरान कोयले निकले थे। अचानक बाहर समर्थ की चीख से उसका ध्यान टूटा और खुद को संभालते वो कमरे में लौटा। यहां कमरे में समर्थ ने हरकतें करना शुरू कर दिया है, जिसे देखना किसी भी सामान्य इंसान के लिए चुनौती होगा। वो बिस्तर पर चित पड़ा अपने हाथ पैर घिसने लगा, गर्दन को अजीब तरीके से झटके देना और उसके मुंह से निकल रही वो गहरी सी आवाज। उसकी दाढ़ टेढ़ी हो गई है और आंखों पर सफेद झिल्ली जैसी चढ़ गई है, जिससे उसकी पुतलियां साफ दिखाई नहीं दे रही। बार बार विवान वापस भाग जाने को होता और हर बार समर्थ की दशा देखकर रुक जाता। वो अपने दोस्त समर्थ को इस तरह देख ही नहीं पा रहा है। बस मन हो रहा है कि उसे झकझोर कर जगा दे, रोक दे। विवान बेचैनी से कमरे में टहलते हुए लगातार अर्जुन और जियाना का नंबर मिला रहा है, लेकिन वो लग नहीं रहा। विवान के चेहरे पर इस वक्त पूरे जहान की परेशानी है, क्योंकि समर्थ की हालत और खराब हो गई है। जब वो हमाम से बाहर आया था तो बिल्कुल शांत था। उसने बस एक बार कांपती आवाज में विवान को यहां से जाने के लिए कहा और फिर भद्दी गालियां बकने लगा। विवान को, अपने माता पिता को, अपने भाई को। और इस वक्त वो बिस्तर पर बैठा है, लेकिन उसके हाथ पैर टेढ़े होते जा रहे हैं। गर्दन तिरछी होकर एक तरफ इस तरह लटक गई है मानो टूट गई हो। भाड़ में जाओ, पता नहीं सब कहां मर गए। विवान ने हार कर मोबाइल दीवार पर दे मारा और सीधा गया समर्थ के सामने। अब वो अपने दोस्त की और दूर गति नहीं देख सकता। समर्थ। उसके पलंग के बाजू में एक गिलास भरकर पानी था, जिसे उसने उठाकर समर्थ के चेहरे पर फेंक दिया। वेक अप यार, ये क्या कर रहा है तू? वो उस पर चिल्ला गया। विवान के चींकते ही समर्थ की सारी हरकतें कुछ देर को ठहर गई, मानो उसके चिल्लाने से वाकई डर गया हो। फिर अचानक उसके पूरे बदन पर जैसे बिजली दौड़ गई। वो सिर से पैर तक जोरों से थर्राया और कान फाड़ देने वाली चींक के साथ कमरा अंधेरा हो गया। और वो चींका ठीक उसी वक्त। यहां लॉबी के अंदर जितनी खामोशी है उसकी अपेक्षा ना अर्जुन को थी और ना ही वर्धन को। अर्जुन उस खुले हॉल के बीच आकर खड़ा था, जहां अब तक कम से कम 3 कैमरे तो लग ही जाने चाहिए थे।
वर्धन ने तुरंत अपने एयरपीस कानों में लगाए। उसे अनगिनत चीखों और आहों की चित्कारें सुनाई दी, और जब तक अर्जुन को आगाह करने के लिए उसका मुंह खुला, टिम, जियाना, कैमरे, ईवीपी मीटर और उनका सारा सामान ऊपर से एक साथ जमीन पर आ गिरे। अर्जुन और वर्धन कुछ देर के लिए 4-5 फुट तक उठ गई धूल में गायब से हो गए। वहां विवान की सांस रुक गई। वो अकेला इस अंधेरे कमरे में समर्थ के साथ है। डर से उसके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं और वो कमरे के दरवाजे पर पीठ सटाए खड़ा है। बिल्कुल अभी उसने बाहर निकल जाने के लिए कितनी ही बार इस दरवाजे को पीटा और लॉक को मरोड़ा, लेकिन नाकाम रहा। अजीब ये भी है कि अचानक ही समर्थ के कमरे की एकमात्र खिड़की अपने आप बंद हो गई थी। वहां से बस चांद की हल्की सी रोशनी ही अंदर आ रही है, जिसमें वो केवल काया देख सकता है, चेहरा नहीं। अजीब ये भी है कि समर्थ की इतनी तेज चींख सुनकर भी कोई अब तक यहाँ आया नहीं है। पता नहीं उसका वहम है या कुछ और, लेकिन उसे अपने दाएं कान के पास चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही है। औरत की आवाज में एक दबी सी मीठी सी गुनगुनाहट। बस आखिरी के 2 लफ्ज ही वो पकड़ पाया। सखीरे और इतनी तेज सुगंध कि हवा ही भारी महसूस होने लगे। घुंघरुओं की आवाज के साथ 2 कदम इस कमरे में धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन कहां? समर्थ। उसने हिम्मत जुटाकर पुकारा। फिर उसे याद आया कि अगर वाकई वो चंद्रिका के प्रभाव में है तो शायद इस नाम को भूल गया हो। चंद्रिका। उसने साहस बटोरकर ये नाम लिया। 2 पलों को कुछ ना हुआ और फिर अचानक समर्थ का बदन एक हंसी के साथ जोरों से हिलने लगा। वो हंसी किसी औरत की ही थी, चंद्रिका की। वो इस हंसी को कैसे भूल सकता है? अर्जुन के जाने के बाद जब वो उदास होती तो विवान और जियाना किस किस जुगत से उसे हंसाते थे। चंद्रिका, तुम ये क्यों? भय से उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि उधर समर्थ काले साए सा बिस्तर पर चौकड़ी मार कर बैठा है और उस अंधेरे व्यक्तित्व के बीच केवल उसकी सफेद आंखें अलग दिखाई दे रही हैं। विवान फिर दीवार पर सरकते हुए किसी तरह वापस दरवाजे पर पहुंचा था कि उन घुंघरुओं की वो आवाज फिर से आने लगी। कोई उसके आसपास ही है, लेकिन ना दाएं ना बाएं। फिर ये आवाज कहां से आ रही है? विवान ने धीरे से सिर ऊपर छत की ओर किया और जैसे बर्फ हो गया। कमरे के स्याह अंधेरे के बीच उन झिलमिल करते कपड़ों से ढकी वो रहस्यमयी छाया छत पर उल्टा चल रही है। वो खिड़की के कोने से टहलती सी छत के मध्य आकर ठहरी और साथ ही विवान की धड़कनें भी। विवान कितनी ही सांसें थाम ले, लेकिन वो जानता है कि उसे विवान के यहां होने का एहसास है। वो चाहकर भी चीख या भाग नहीं पा रहा। उसे सिर से पैर तक जैसे किसी ताकत ने जकड़ लिया है और वो केवल किसी अनिष्ट को अपने करीब आते महसूस करने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता। वह लोग यहाँ क्यों आए हैं? एक सुरीली सी आवाज गूंजी। विवान ने ध्यान से देखा, लेकिन समझ ना सका कि ये सवाल समर्थ ने पूछा था या छत के मध्य खड़ी उस रहस्यमयी छवि ने। वह लोग यहाँ क्यों आए हैं? उस आवाज ने सवाल दोहराया, लेकिन विवान समझ नहीं पा रहा कि ये किस बारे में पूछ रही है। उसका लकवा मार चुका दिमाग यदि इस समय कुछ सोच सकता है तो बस ये कि किसी तरह यहां से बचकर निकल सके, जिसकी उम्मीद काफी कम दिख रही है उसे। बताओ। वो फटकर चिल्लाई और कर विवान को अपने कानों से गर्म धार बहती हुई महसूस हुई। शायद उसके कान का पर्दा फट गया हो या शायद कोई नस फट गई हो। वो अंदर ही अंदर अपने भगवान को याद किए जा रहा था कि तभी उसकी नाभि में कुछ धंसने लगा, शायद एक नाखून। दर्द भरी एक चीख उसके कांपते होठों से बाहर आने को जोर लगा रही है और उसके पेट में वह असहनीय दर्द बढ़ता ही जा रहा है। उसकी खाल को चीरते हुए वो नाखून उसकी नाभि के रास्ते पेट में जगह बनाते जा रहे हैं।
अर्जुन, वर्धन ने खांसते हुए धूल के उसी गुबार में कहीं से आवाज दी। बदकिस्मती से वो भारी भरकम टिम ठीक उसके ऊपर आ गिरा था। उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में तीखा दर्द महसूस हो रहा है। वो खुद को संभालते हुए जैसे तैसे खड़ा हुआ। अर्जुन, टिम, पानी की लगभग सारी बोतलें टूट चुकी थी। बस एक में इतना पानी था कि वहां बेहोश पड़े अपने साथियों के चेहरों पर छींटे मार सके। टिम, उसने टिम को झकझोरा, जो कि पानी की छींटे पड़ने से आंखें मिचमिचाने लगा था। टिम, क्या हुआ? निकलो यहां से। टिम ने मरी सी आवाज में कहा। वर्धन उसके कानों के पास अपना कान ले गया। यहां कोई भयानक हत्याकांड हुआ था। तुम्हें कुछ दिखा? वर्धन ने आश्चर्य से पूछा। टिम ने एक बार जैसे तैसे हाँ में सिर हिलाया। हमें भी रीडिंग तो मिली है, लेकिन टिम ने इस बार उसे घूर कर देखा। वह तुम्हारे सवालों के जवाब या तुम्हें सिग्नल देने के लिए यहाँ नहीं है। वह अपने बदले के लिए यहाँ है। वो संभल कर उठ खड़ा हुआ। यहाँ की मिट्टी भी अगर तुम्हारे जूतों के साथ तुम्हारे घर तक चली गई तो समझो उन्हें मौका मिल गया है तुमसे हिसाब चुकता करने का। मुझे समझ नहीं आ रहा टिम, जरा खुलकर बताओगे? फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता, बस चलो यहाँ से। बात वर्धन को समझ आने से पहले ही किसी दूसरे कोने से जियाना के करहाने की आवाज आई। वर्धन टिम को दीवार के सहारे टिकाकर जियाना के पास गया। उनके चेहरों पर पानी के छींटे मारे। जियाना ने सबसे पहले आंखें खोली और जाने क्या याद करके चीख पड़ी। वो टिम। अरे आराम से, सब ठीक है। वर्धन ने उसे संभाला, उसके कंधे को मलते हुए। देखो, सबसे पहले हमें यहां से बाहर जाना है। हिम्मत करो और उठो। जियाना को दीवार के सहारे खड़ा करके वो फिर टिम के पास जाकर ठहरा। वो उठकर टिम के पास गया। तू गाड़ी तक चल सकेगा? टिम ने हाँ में सिर हिलाया। उसे अपनी पूरी रीढ़ में सिवाय दर्द के कुछ और महसूस नहीं हो रहा। अर्जुन कहाँ है? टिम ने चारों ओर नजरें घुमाई। अब धूल का वो गुबार साफ हो चुका है और ये लोग देख सकते हैं कि यहां से अर्जुन गायब है। उस जर्जर सी इमारत की सूनी छत पर अर्जुन पहली बार खड़ा था। उसे चारों ओर केवल धुआं दिखाई दे रहा था। हवाओं का वेग भी इस धुएं को चीर नहीं पा रहा। उसने अपने आसपास देखा और पुकारा, टिम, वर्धन। लेकिन वो अकेला ही है। बिल्डिंग में दाखिल होते ही सामान और साथियों का यूं पत्थरों सा गिरना उसे याद है। उसका खुद का उस धूल के गुबार में खो जाना उसे याद है, और वो खिंचाव भी जो अचानक ही उसे खुद पर महसूस हुआ था। लेकिन इसके बाद सब कुछ सपने सा भूल गया है। वो सोच ही रहा था कि कहीं से किसी लड़की के सिसकने की आवाज आई। जियाना। वो उसी दिशा में बढ़ गया, लेकिन ये जियाना नहीं थी। ये चंद्रिका थी, जो कि बिल्डिंग की छत के एक कोने में घुटनों पर बैठी थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे और उसका सिर यूं झुका हुआ था, जैसे अभी उसकी गर्दन पर कोई तलवार चलाने वाला हो। चंद्रिका। एक पल को अर्जुन के बदन में बिजली सी दौड़ गई और वो उसके करीब जा रहा था कि उसे याद आया वो तो पहले ही मर चुकी है। अचानक उसने कदमों को रोक लिया। उधर चंद्रिका का सिसकना जारी है और धीरे से उसने अपना चेहरा ऊपर किया। ये तो चंद्रिका ही है। तुम? लेकिन तुम कैसे? वो सीधे अर्जुन की आंखों में देख रही थी और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो चंद्रिका से किसी और ही रूप में आ गई और बेशक ये चंद्रिका से चौगुनी खूबसूरत लड़की थी। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ कदमों की आहटों ने उसको उस लड़की के चेहरे से नजरें हटाने पर मजबूर कर दिया। धुएं में से एक लंबा सा साया निकलकर इस लड़की की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथों में तलवार थी और चेहरे पर नकाब। वो लड़की उसे देखकर फिर सिसकी और फिर जाने क्यों उसने खुद को दृढ़ कर लिया। वो लड़की कुछ बोल रही थी जो कि अर्जुन को साफ सुनाई नहीं दे रहा। बस ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई किसी अंधे कुएं के तल पर बैठा बड़बड़ा रहा हो। अर्जुन का ध्यान केवल नकाबपोश पर था।
नकाबपोश के उस लड़की के सामने खड़े होते ही वो समझ चुका था कि ये आगे क्या करने वाला है। जैसे ही नकाबपोश ने अपने हाथ उठाए, ओए, रुक। अर्जुन ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसी पल वो नकाबपोश धुएं में गायब हो गया और अर्जुन बिना मुंडर की इस छत के छोर से लटक गया। ये छत ना जाने कितनी ही बारिशों से गुजरी है और इसकी सतह इतनी फिसलन भरी है कि अर्जुन के हाथ उस पर ठहर ही नहीं पा रहे। बस एक बार उसकी हथेली इस छत पर जम जाए तो वो खुद को ऊपर खींच लेगा। इसका काफी अभ्यास है उसे, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल रहा। किसी तरह वो दाएं हाथ की कोहनी को छत तक ले आया था कि उसे वर्धन की पुकार सुनाई दी। मैं यहां हूं। अर्जुन, वर्धन ने छत पर झुककर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। इससे अर्जुन नीचे गिरने से तो बच गया, लेकिन उसे ऊपर खींचना वर्धन के लिए चुनौती बन गया। साले पत्थर खाता है क्या? उसने पूरी जान लगा दी। तुझे खींचने के लिए क्रेन मंगानी पड़ेगी। किस्मत से टिम और जियाना भी इन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए, वरना उस 6 फुट और 70 किलो वजनी अर्जुन के साथ वो दुबला सा वर्धन भी नीचे ही जाने वाला था। अर्जुन के ऊपर आते ही सब छत के उसी कोने पर बैठे हाँफ रहे थे और अर्जुन इस बात से हैरान सांस लेना ही जैसे भूल गया था कि अब छत की हवा इतनी साफ क्यों है, कहाँ गया वो सारा धुआं, और वो लोग, और चंद्रिका या वो लड़की। ये जगह बंचिंग जंपिंग करने के लिए ठीक तो नहीं लग रही। वर्धन छत के सिरे से नीचे झांकते हुए बोला, जहां जमीन पर एक अधूरे पिलर में से जंग लगे सरिये सीधे खड़े हैं। यदि गलती से भी अर्जुन इन पर गिरता तो उसका पूरा बदन छन्नी हो जाता। फिर वो अर्जुन की ओर मुड़ा, जो कि इस तरह से हर तरफ तक रहा है मानो अभी कोमा से बाहर आया हो, और जियाना उसकी बाह जकड़े सिसकियां भर रही है। तू ठीक है? अर्जुन ने उसी प्रश्न चिन्ह के साथ वर्धन के चेहरे पर देखा, खुद को कुछ संभालते हुए। तू यहाँ पहुंचा कब? जियाना ने पूछा, जिसके आंसू अब आंखों से ज्यादा नाक से बहने लगे हैं। वो कतरा कर कुछ दूर खड़ी हो गई। वह सब जरूरी नहीं है। वो वर्धन के पास आया और पूरी बौखलाहट में, मैंने यहां चंद्रिका को, मतलब एक लड़की को देखा था। वो रो रही थी। एक नकाब पहने आदमी उसकी गर्दन काटने वाला था। क्या? तो अब कहां है वो? वही तो पता नहीं। अर्जुन दोनों हाथ कमर पर रखे हाँ फतासा छत के बाकी हिस्सों पर नजर दौड़ा रहा था। मैंने बस उस आदमी को धक्का दिया। वो तो पता नहीं कहां छूमंतर हो गया और मैं वहां लटक गया। वर्धन ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन तुम लोगों का हो गया हो तो चलें यहां से। टिम थोड़ा टेढ़ा सा पैर लचकाते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। उसे तो जैसे किसी के सवालों से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा अक्सर होता है उसके साथ जब वो किसी नकारात्मक ताकत के क्षेत्र में दाखिल होकर लौटता है। ये जंतु कहां मिला तुम्हें? अर्जुन ने वर्धन की तरफ किलस कर देखा। बहुत मुश्किल से मिला है। टिम एक मीडियम है अर्जुन। वर्धन ने उसकी पीठ पर हाथ से हल्का सा धक्का लगाया ताकि वो आगे बढ़ सके, लेकिन खुद उसकी नजरें यहां संदिग्ध सी हो गई हैं। सुबह होने ही वाली थी जब ये सब गाड़ी के पास लौटे। अर्जुन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और एक बार उस वीरान खंडहर को घूरा। यहां वाकई वक्त का पता नहीं चलता। बुदबुदाते वो गाड़ी में बैठ गया। हाईवे पर अर्जुन ने गाड़ी भगाई हुई थी। एक हाथ स्टीयरिंग संभाले वो दूसरे हाथ से कभी विवान तो कभी पांडे का नंबर मिला रहा था। विवान का नंबर लगा नहीं, लेकिन किस्मत से पांडे ने कॉल उठा ली। उससे बात करने के बाद वो कुछ निश्चिंत हुआ। उसने पीछे पलटकर देखा। जियाना चोटों के दर्द और थकन से गाड़ी की पिछली सीट पर सो गई थी। टिम का भी हाथ उसकी पीठ से अलग नहीं हो रहा, तो दूसरी ओर वर्धन की गर्दन का बुरा हाल था। बस वो खुद ही था जो बिना किसी दर्द या चोट की शिकायत के चुपचाप गाड़ी चला रहा था। हां, लेकिन उसका दिमाग बहुत खराब था, क्योंकि उसे विवान के पास पहुंचना था, जो कि वो पहुंच नहीं पाया। दूसरी तरफ उसे चंद्रिका का वहां दिखना
और फिर उस लड़की में बदल जाना भी काफी परेशान कर रहा था। क्या ये किसी तरह का इशारा था उसके लिए? अर्जुन के अलावा किसी और ने उसे नहीं देखा। ये भी अजीब बात है। इससे पहले समर्थ ने उसे देखा था, और आज समर्थ जिस हाल में है, क्या अब वही हाल उसका भी होने वाला है? रास्ते में मिले एक छोटे से क्लिनिक में अर्जुन ने इन सब की मरहम पट्टी कराई और वहां से बाहर आकर पांडे को कॉल किया। अपार्टमेंट से निकलते वक्त उसने पांडे को कॉल कर दिया था कि एक बार किसी बहाने से समर्थ के घर जाकर देख आए, वहां सब ठीक है या नहीं। तो क्या रहा वहां? तुम समर्थ के घर जा पाए? हाँ, लेकिन वो चुप हो गया और अर्जुन के दिल की धड़कनें बढ़ गई। क्या हुआ? हम वहां किसी चोर की तलाश के बहाने पहुंचे थे, करीब 2 बजे के आसपास। उस वक्त तक तो सब शांत था, लेकिन अभी 3-3:30 बजे उसी के पड़ोस से फोन आया कि वहां एक घटना हो गई है। सुनते ही अर्जुन की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। वो आपका दोस्त है ना विवान? वो मरने वाली हालत में समर्थ की खिड़की के बाहर पड़ा था।